सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का 5वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोप। और अगर इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आ जाता है साउथ अमेरिका, यहाँ पर आ जाता है मध्य अमेरिका, और यहाँ पर आ जाता है कैरिबियाई द्वीप। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रीनलैंड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान चुके हैं। अफ्रीका के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेडागास्कर हो गया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इधर पपुआ न्यू गिनी पढ़ चुके हैं। इधर आपका तस्मानिया पढ़ चुके हैं। और यहाँ आपका न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का दो टॉपिक है, यहाँ देखिए आपका अंटार्कटिका भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दो टॉपिक हम लोग का जो बचा हुआ है, आज के टॉपिक जो कि क्लास 5 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। अगला वीडियो में हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि भारत एशिया का पार्ट है, तो एशिया को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका एक रिवीजन सीरीज आएगा, एक वीडियो पूरा रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें सारा जो 1 से लेकर 6 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है उसको पूरे डिटेल में रिवीजन करवा देंगे। 2-3 घंटे का वीडियो होगा, एकदम सिंपल तरीके से आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप। यूरोप के मैप को एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैप को समझना बहुत जरूरी है। यूरोप के अगर आप ईस्टर्न पार्ट में जाएं तो यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है एशिया। वेस्टर्न पार्ट में आए तो यहाँ आ जाता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ऊपर चले जाए तो आर्कटिक सागर, क्या आ जाता है, आर्कटिक सागर। और अगर यूरोप के नीचे चले आए तो यहाँ हो जाता है अफ्रीका, क्या हो जाता है, अफ्रीका। तो यूरोप जो है ये एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यानी कि यूरोप में आपका एक भी मरुस्थल नहीं है। यानी कि हम लोग का एक टॉपिक कम हो गया। यहाँ पर हम लोग को कोई मरुस्थल के बारे में नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके सागर के बारे में, देख लेते हैं कौन कौन सा सागर है और कौन कौन सा देश है। थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। पूरा यूरोप है, बीच बीच में जहां पर आपको दिख रहा है ब्लू कलर, वो सागर है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ तक एक सागर है जिसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के किनारे 3 देश है। यहाँ पर है इस्टोनिया, यहाँ पर है लातविया, और यहाँ पर है लिथुआनिया। ये तीनों देश अपने आप को एक साथ रिप्रेजेंट करता है हर जगह। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों का राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो देश है, इसको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देश। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ लगातार यहाँ तक पूरा आपका ये यहाँ तक, ये पूरा आपका नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी इधर से आ जाइए तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन हो जाता है। तो ये आपका नॉर्थ सी है। ठीक है। उसके बाद बात करें, ये हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक देश है यूके। यूके ब्रिटेन इंग्लैंड, क्या अंतर है देखिए। यूके को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इतना दूर का पार्ट, इसको बोलते हैं वेल्स। WALES, वेल्स। पढ़े थे हम लोग हिस्ट्री में, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921, खूब बड़ी बहिष्कार हुआ था, हिस्ट्री में पढ़े थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कौन था, लॉर्ड रीडिंग। तो गवर्नर जनरल पढ़े थे ना, लॉर्ड रीडिंग थे। तो वो सब तो आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं। आप, आपका काम है आप इसको कितना याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका वेल्स, वही वेल्स देश है। उसके बाद बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कौन सा देश हो जाता है, यहाँ तक पूरा ये हो जाता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा देश, ये हो जाता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है। अब इस तीनों देश को मिला दीजिए। ये हो गया आपका वेल्स, यहाँ से यहाँ तक हो गया इंग्लैंड, और यहाँ से यहाँ तक हो गया स्कॉटलैंड। तीनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए अगर आप इस तीनों को मिला दीजिएगा, हम्म, तो आपका बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दीजिएगा तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूके क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 देश हुआ, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड।
एक अगर यहाँ पर आयरलैंड को भी जोड़ लिया जाए तो इसको बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ये भी आप समझ में आ गया। यहाँ पर एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? रिक्वेजिक। क्या है? रिक्वेजिक। और ये आयरलैंड की राजधानी रिक्वेजिक जो है विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। जैसे हम आपको जब जिस समय हम आपको न्यूजीलैंड पढ़ा रहे थे उसमें बताया था न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी थी, पढ़ाए थे कि सबसे साउथ में, उससे साउथ में कोई राजधानी नहीं है। तो यहाँ आयरलैंड की एक राजधानी है जिसका नाम है रिक्जेविक। रिक्जेविक विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है, सबसे नॉर्थ में राजधानी वही है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आपको एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे। नॉर्वे का बात करता है, बात करवाए तो यहाँ पर एक ऐसा घुमा 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 आपका इसका कोस्ट होता है। ऐसे घुमा हुआ कोस्ट होता है, मेरुदंड के आकार का कोस्ट। मेरुदंड के आकार का तट होता है। आकार का तट होता है। इस तट को हम लोग क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट। फियोर्ड तट। इसको इंग्लिश में FJORD, फियोर्ड। इसको एफ जोड़ लग रहा है लेकिन फियोर्ड पड़ता है, ठीक है। ये फियोर्ड तट है। और विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट यानी कि घुमा हुआ तट, रीढ़ की हड्डी के आकार का तट, मेरुदंड के आकार का तट, टेढ़ा मेढ़ा तट, इसको जो बोलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट जो है वो आपका नॉर्वे का है। इससे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका पढ़े थे। दक्षिण अमेरिका में जो चिली है ना, चिली का भी ये तट जो है फियोर्ड ही होता है। तो फियोर्ड, लेकिन चिली का तट से भी ज्यादा बड़ा है यहाँ नॉर्वे का तट। तो नॉर्वे का तट जो है विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट माना जाता है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। अगला हम समझते हैं, ये तीन देश, नॉर्वे, यहाँ पर हो गया स्वीडन, और यहाँ पर हो गया फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। ये भी आपका तीन ओर पानी से घिरा हुआ नॉर्वे, स्वीडन भी आपका तीन ओर पानी से घिरा हुआ, फिनलैंड भी। तीनों को प्रायद्वीप बोलते हैं और इसको स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। अगर स्कैंडिनेवियाई देश का बात करें, देश का, तो याद करिए इसमें दो को जुड़ जाएगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में आपका डेनमार्क और आइसलैंड जुड़ जाएगा। यानी कि प्रायद्वीप का बात करें स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप तो सिर्फ तीन देश होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश का बात करेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ डेनमार्क और आइसलैंड भी जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यूरोप का सबसे बड़ा देश का बात करें तो ये आपका है रूस। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। और अगर सबसे छोटा देश का बात करें तो ये इटली है। इटली। इटली में एक देश है जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ये झारखंड की राजधानी रांची से भी छोटा है। वेटिकन सिटी बहुत छोटा है, मतलब समझिए इसका 1 या 2 किलोमीटर स्क्वायर, या मतलब बहुत कम, 85 किलोमीटर स्क्वायर, पता नहीं, नेट पे इसका एरिया सर्च कर लीजिएगा, बहुत कम एरिया है। और वेटिकन सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोप का शहर। पोप का शहर। पोप का शहर। वेटिकन सिटी को क्या बोलते हैं? पोप का शहर। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, और अगर इसको हम लोग समझने का कोशिश करें तो हम लोग सागर देख रहे थे, बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं काला सागर। काला सागर, ये काला सागर है। ये जो आपको दिख रहा है सागर, इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। यहाँ पर है आपका तुर्की। क्या है? तुर्की। तुर्की। अब समझिएगा, तीन को ऐसा चीज है जो यूरोप और एशिया का सीमा बनाता है। ये रूस आपका जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, क्योंकि रूस जो है वो यूरेशिया का पार्ट है, यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। यानी कि रूस का कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट यूरोप में आता है। उसी तरह ये कैस्पियन सागर आगे भी था, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर भी है कैस्पियन सागर। यानी कि कैस्पियन सागर भी जो है वो थोड़ा सा रूस में आता है, मतलब सॉरी एशिया में आता है, थोड़ा यूरोप में आता है। उसी तरह टर्की का बात करें, तुर्की, तुर्की का बात करें तो तुर्की यानी कि टर्की का भी कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट यूरोप में आता है। तो आपको तीन चीज तो जरूर याद रखना है कि रूस, आपका क्या बोलते हैं भूमध्य, ये कौन सागर है? ये कैस्पियन सागर और टर्की, ये तीनों जो है एशिया और यूरोप में दोनों में आता है। रूस के पैरेलल एक पर्वत है जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत जो है
ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ, यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से हम लोग क्या पढ़े थे, पहले पढ़े हुए हैं, उसको हम रिपीट करवाते हैं। देखिए यहाँ पर है स्पेन, स्पेन किसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। और यहाँ पर एक देश है मोरक्को, मोरक्को, और ये मोरक्को किसका पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, यहाँ पर एक जल संधि है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है, इधर साइड आपको अटलांटिक ओशियन है और इधर साइड आपको भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी है। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। इसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। यहाँ पर इटली का दो द्वीप है, ये दोनों इटली का द्वीप है। पहला वाला द्वीप जो है इसको बोलते हैं सिसिली द्वीप, सिसिली। और दूसरा वाला द्वीप को बोलते हैं लिपारी द्वीप। ठीक है, सिसिली द्वीप में एक ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं माउंट एटना, माउंट एटना। और लिपारी द्वीप में एक ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली। तो यहाँ से देखिए ये सिसिली और इटली, इस दोनों में माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ये जो लिपारी द्वीप पे जो माउंट स्ट्रोम्बोली है, इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर 10 मिनट 15 मिनट पे लावा इससे फूटते रहता है। ये एक्टिव वोल्केनो है, ये जो आपका माउंट स्ट्रोम्बोली है ये एक्टिव है। हर 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में इससे लावा फूटते रहता है। और जब भी लावा फूटता है तो मतलब प्रशांत महासागर में, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में वो लाइट क्रिएट कर देता है। और ऐसा लाइट जो है आपका, ऐसा लगता है कि वो कोई लाइट हाउस है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोल देते हैं। और बात करें यहाँ पर आपका ग्रीक, ग्रीक देश, ग्रीक देश की राजधानी क्या है, एथेंस। और ओलंपिक जो है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था, ग्रीक में। ठीक है उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड एक देश है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। यहाँ पर आपका चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, है ना, प्राग। और आपको समझा दे, यहाँ पर 3 देश आपको लगातार याद रखना है। ये पहला देश है नीदरलैंड, ये फिर बेल्जियम, और यहाँ छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका है बेनलक्स। क्या याद करने का तरीका, बेनलक्स। 3 देश लगातार है, आपको याद रखना है बेनलक्स। बी से हो गया बेल्जियम, एन से हो गया नीदरलैंड, लक्स से हो गया लग्जमबर्ग, बेन लक्स। इस तीनों देश को क्या बोलते हैं, निम्न भूमि का देश, निम्न भूमि का देश। याद रखिएगा, बेनलक्स आपसे पूछेगा निम्न भूमि का देश कौन है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक, और हम लोग बात करें बेल्जियम का, बात करें तो बेल्जियम ही वो जगह है जहां पर ये हारा था ना नेपोलियन, है ना। और बेल्जियम का और क्या बात करें, बेल्जियम से एक और बहुत फेमस चीज है, इसको बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट किसको बोला जाता है, जहां पर पायलट जो है ना, एरोप्लेन का पायलट बैठता है, उस जगह को कॉकपिट बोला जाता है। तो बेल्जियम को भी क्या बोला जाता है, कॉकपिट। ये यूरोप का, इसको कॉकपिट बोला जाता है। और बात करें यहाँ पर है आपका जर्मनी, देखिए यहाँ पर आपका जर्मनी है। ये जर्मनी जो है हिटलर यहीं का था। उसके बाद बात करें यहाँ पर है आपका पोलैंड, पोलैंड। ठीक है, अब देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, इसको समझ लीजिए। ये पूरा रूस है, रूस। और यहाँ पर है आपका यूक्रेन, ये है आपका यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। रूस और यूक्रेन पड़ोसी है। और रूस के बगल में उसी का नाम से जुड़ा हुआ बेलारूस, है ना, रूस के बगल में बेलारूस। तो ये आपका हो गया बेलारूस। तो हम लगभग लगभग कंट्री जो यूज होने वाला था वो हम इसमें बता दिए। यहाँ पर एक देश है सर्बिया, यहाँ पर एक देश है बुल्गारिया। अब देखिए एक नदी जो निकलती है यहाँ से, देखिए यहाँ से निकलेगी नदी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया, इस तीनों को क्रॉस करते हुए पार करेगी, इसको बोलते हैं डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। ये टोटल 5 देश की राजधानी से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, आप कमेंट कीजिएगा स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया का क्या है, बुल्गारिया का क्या है। ये सारा देश का, बुल्गारिया से नहीं, रोमानिया की राजधानी से गुजरता है, शायद यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो और ब्लैक सी में गिर जाता है। तो डेन्यूब नदी जो है वो 5 राजधानी और 10 देश से होकर गुजरती है। तो ये सारा चीज तो आपको हम मैप ये बताएं, अब एक एक करके टॉपिक वाइज समझेंगे, एक ही मैप में अब आपको बताना सही नहीं है।
अब हम लोग आते हैं उपनाम। यूरोप का उपनाम क्या है? यूरोप महाद्वीप का उपनाम है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। और इसको समृद्ध महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी देश हैं ज्यादातर वो विकसित देश हैं, ठीक है, विकासशील नहीं, ज्यादातर विकसित देश हैं। एक और बात है, यूरोप को वृद्धों का महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन कम है और ओल्ड एज का पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जवान लोग कम है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं। कुल देश यूरोप में 44 है, एशिया में कितना था? 48। और इस 44 देश में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है, जो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश भी आपका रूस ही है। सबसे छोटा देश का बात करें यूरोप में तो वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी किसके अंदर है, ये भी आपसे पूछता है। वेटिकन सिटी जो है ये आपका इटली के अंदर है। कहाँ पर है? इटली, इटली के अंदर है, ठीक है। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है इटली के अंदर है। विश्व का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश, देश, ठीक है। और वेटिकन सिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोप का शहर, पोप का शहर बोलते हैं। अब देखिए इसका प्रायद्वीप देख लेते हैं, यूरोप का प्रायद्वीप देख लेते हैं, तो इसको मैप से समझते हैं, मैप से समझते हैं। यहाँ पर है आपका, ये पूरा आपका है स्पेन, यहाँ तक स्पेन है। और यहाँ पर आपका पुर्तगाल है। याद रखिए रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल का ही था, रोनाल्डो प्लेयर जो है वो पुर्तगाल का ही है। तो स्पेन और पुर्तगाल को मिला दीजिए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को क्या बोला जाता है? आइबेरियाई प्रायद्वीप, आइबेरियाई प्रायद्वीप। और आइबेरियाई प्रायद्वीप में कौन कौन देश आता है? स्पेन और पुर्तगाल। देखिए इसको प्रायद्वीप क्यों बोलेंगे? जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, सिर्फ इतना दूर है इसका लैंड है। एक और खाली लैंड है, बाकी तीन तरफ इसका पानी है। तो जो तीन तरफ पानी और एक और लैंड हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर वो बात कर दे, तीन तरफ लैंड हो और एक तरफ पानी है, इसको बोलते हैं खाड़ी। खाड़ी, खाड़ी तीन तरह का होता है। एक हो गया क्रीक, एक होता है आपको बे, एक होता है गल्फ, ठीक है। गल्फ होता है छोटा खाड़ी, बे होता है बड़ा खाड़ी, और क्रीक होता है संकरी खाड़ी, एकदम पतला रास्ता, संकरी खाड़ी। और अगर हम लोग बात करें और प्रायद्वीप कहीं अगर हमको दिख रहा है तो वो हम देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, और इधर साइड है शायद खाड़ी, यहाँ पर, हाँ प्रायद्वीप, देखिए यहाँ पर आपका प्रायद्वीप है। ये आपका प्रायद्वीप है, रूस का पार्ट है। ये रूस का एक प्रायद्वीप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला कोला, कोला प्रायद्वीप। और ये रूस में पड़ता है। कोला प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। और जस्ट इसके सामने में एक सागर है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ये ब्लू कलर का जो सागर है यहाँ पर, इसको सफेद सागर बोलते हैं, व्हाइट सी बोलते हैं, व्हाइट सी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें और प्रायद्वीप, तो यहाँ देखिए ये आपका प्रायद्वीप हम आपको बता भी चुके हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इस तीनों को जो प्रायद्वीप जोड़ता है इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में तीन देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन आपसे पूछेगा स्कैंडिनेवियाई देश कितना है? प्रायद्वीप हटा के अगर देश लगा दे तो दो गो और जुड़ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड के बाद इसमें डेनमार्क भी जुड़ जाएगा और आइसलैंड भी जुड़ जाएगा। हम आपको पहले बताए थे आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजैविक, रिकवेजिक। रिकवेजिक जो है विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी बता चुके थे। और दक्षिणतम में आपको वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड का हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। और अगर हम लोग आपको ये भी बता दिए हैं, यहाँ पर है आपको इस्टोनिया, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये हमेशा एक दूसरे को साथ में रिप्रेजेंट करता है, इसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सागर के आसपास जुड़ा हुआ है। अब देखिए डेनमार्क खुद में एक प्रायद्वीप है। देखिए ये आपका डेनमार्क है, ये आपका डेनमार्क है, ये खुद एक प्रायद्वीप है, इसलिए इसको जूटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? डेनमार्क में है, डेनमार्क में है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, इसका जल संधि देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका एक देश स्पेन, स्पेन। और यहाँ पर एक देश है मोरक्को। स्पेन है आपका कहाँ पर? यूरोप में। स्पेन कहाँ पर है? यूरोप में। और मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इस जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं या प्रवेश द्वार बोलते हैं। और ये जो है आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, या फिर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, जो बोलिए। इसी से भूमध्य सागर का रास्ता खुलता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं। देखिए इटली में यहाँ पर दो गो द्वीप है, एक है सिसिली और एक है लिपारी। सिसिली और लिपारी। सिसिली द्वीप में क्या है? कौन ज्वालामुखी है? माउंट एटना। और लिपारी द्वीप में कौन है? माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका उत्तरी सागर है। क्या है आपका? देखिए मैप देखिए, यहाँ पर है आपका उत्तरी सागर, नॉर्थ सी।
और यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? संकरी, जो संकरा रास्ता होता है ना, एकदम पतला सा रास्ता, उसको चैनल बोलते हैं। तो इंग्लिश चैनल यहाँ पर है और यहाँ पर है उत्तरी सागर। इस दोनों को जोड़ेगा एक जल संधि, इस जल संधि को बोलते हैं डोवर जल संधि। और ये डोवर जल संधि किसको अलग करेगा? यूके को और फ्रांस को। यूके और फ्रांस को हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर है आपका इतना दूर है आपका क्या? डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वेल्स। इतना दूर है आपका इंग्लैंड, ठीक है, और इतना दूर है आपका स्कॉटलैंड। तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीन देश है। इस तीनों देश को अगर हम लोग मिला देंगे, इस तीनों देश को अगर हम लोग मिला देंगे, इसको बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलेंगे? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और अगर इसी में हम लोग ऐड कर देंगे आयरलैंड को, यानी कि डब्ल्यू, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अगर आयरलैंड को ऐड कर दिए, इसको बोल देंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है? इंग्लैंड है, क्या है? यूके है, यूके है। और यहाँ पर आपका क्या है? आयरलैंड है। यूके और आयरलैंड के बीच में भी एक आपका चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं नॉर्थ चैनल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ चैनल। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये सारा बता दिए, ये भी बता दिए, कोला प्रायद्वीप, सफेद सागर भी बता दिए। हाँ, यहाँ एक चीज छूट गया है, यहाँ पर आपका है क्या है? टर्की है, तुर्की, तुर्की, ठीक है। तुर्की का आपका देखिए, ये है आपका नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ पार्ट, और ये है आपका तुर्की का साउथ पार्ट। तो तुर्की का नॉर्थ और साउथ पार्ट को अलग करता है ये आपका वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि, इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग कहाँ घुस जाते हैं? काला सागर में। काला सागर प्रवेश करवा देता है एशिया में। तो अब देखिए इधर साइड है आपका मरमरा सागर, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये मरमरा सागर है, और यहाँ जो दिख रहा है आपको ये है आपका काला सागर। तो तुर्की के बीच से एक रास्ता जाता है जो कि तुर्की का उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट को डिवाइड करता है और मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ देता है। इस जल संधि को क्या बोलते हैं? बॉस्पोरस जल संधि। इसी को एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से एशिया में आदमी घुसता है, ठीक है। और हमको लगता है इसमें हम सब कुछ बता दिए हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो चार को प्रायद्वीप है, आइबेरियाई प्रायद्वीप, पुर्तगाल और स्पेन है। देखिए यहाँ बता दिए, पुर्तगाल और स्पेन है इस प्रायद्वीप में। उसके बाद जुटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क अकेला है। यहाँ पर देखिए डेनमार्क अकेला क्या है? जुटलैंड प्रायद्वीप में। उसके बाद बात करें स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। लेकिन यही अगर देश बोल देंगे स्कैंडिनेवियाई देश, इसमें दो गो देश जुड़ जाएगा, डेनमार्क जुड़ जाएगा और आइसलैंड है ना, आइसलैंड जुड़ जाएगा। कोला प्रायद्वीप पूरी तरह से रूस में है। कोला प्रायद्वीप के जस्ट बगल में एक सागर है जिसको बोलते हैं व्हाइट सी, सफेद सागर। देखिए हम यहाँ मैप में ही दिखा देते हैं, कोला प्रायद्वीप है यहाँ रूस में, ये वाला एरिया है कोला प्रायद्वीप। इसके जस्ट बगल में एक सागर है, इसको बोलते हैं सफेद सागर, ठीक है। अब आयरलैंड की राजधानी जो है रिकजेविक, रिकवेजिक, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। अब प्रमुख जल संधि देख लेते हैं, जल संधि बता दी है मैप में। जिब्राल्टर जल संधि कितना बार बताएं? स्पेन और मोरक्को के बीच में है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और इसी को भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। डोवर जल संधि का बात करें तो यूके और फ्रांस के बीच में है, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है। एक बार मैप में दिखा देते हैं, यहाँ पर आपका डोवर जल संधि, ये वाला पार्ट, इधर साइड है आपका यूके, यूके, और इधर साइड है आपका फ्रांस। ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ चैनल को जोड़ेगी ऐसे, और डिवाइड किसको करेगी? यूके और फ्रांस को। यूके और फ्रांस को डिवाइड करेगी और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ चैनल को जोड़ेगी। नॉर्थ चैनल का बात करें तो आयरलैंड और यूके को अलग करती है। तो यहाँ पर है आपका नॉर्थ चैनल, ये वाला नॉर्थ चैनल। इसके इधर साइड हो गया आयरलैंड, इधर साइड हो गया यूके। तो आयरलैंड और यूके को अलग करती है कौन? नॉर्थ चैनल, तो ये भी हो गया। उसके बाद बात करें वास्पोरस जल संधि, ये उत्तरी तुर्की और दक्षिणी तुर्की से अलग करती है, मारमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। ये है आपका वास्पोरस जल संधि, काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ेगी और तुर्की और सॉरी दक्षिणी तुर्की और उत्तरी तुर्की को डिवाइड करेगी। इसी को एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग ये कुछ देख लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलेंगे? तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे। लेकिन अगर इस ग्रेट ब्रिटेन में एक हम लोग जोड़ दें कौन? आयरलैंड, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर इसमें किसी को पहले से कोई डाउट था तो अभी क्लियर कर लीजिए,
क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा तो इस सब क्वेश्चन में जो मैं आपको मैप से बता रहा हूँ आपको गलती नहीं करना है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप 1000 बार बता चुके हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एनएसएफ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एनएसएफ। ठीक है, एनएसएफ रटते जाना है आपको। और स्कैंडिनेवियाई देश का बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। डेनमार्क को अगर बात करें, इसको क्या बोलते हैं? विश्व की दुग्ध नगरी। विश्व की दुग्ध नगरी। ठीक है, डेनमार्क। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश। नॉर्वे को क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है। और आइसलैंड जो है इसकी राजधानी रिकवेजिक। और ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। आगे बात करते हैं। बाल्टिक देश, हम बताए थे बाल्टिक देश हमेशा एक दूसरे को साथ में रिप्रेजेंट करता है। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस तीनों का राजधानी भी आपको याद रखना है। और क्यों इसको बाल्टिक देश बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सागर के बगल में सटा हुआ है। निम्न भूमि का देश भी आपको बता चुके हैं, बेनलक्स। बे से हो गया बेल्जियम, एन से हो गया नीदरलैंड, लक्स से हो गया लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। बेल्जियम की राजधानी कमेंट कीजिएगा। बेल्जियम की राजधानी कमेंट कीजिएगा। और बेल्जियम को क्या बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। कॉकपिट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पायलट बैठता है। पायलट जहां पर बैठता है एरोप्लेन में, उसको कॉकपिट बोला जाता है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोला जाता है? बेल्जियम को बोला जाता है। तो ये जो कॉमन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हम लोग अब खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रमुख खाड़ियों के बारे में कि कौन कौन सी खाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए, यहाँ स्वीडन है, यहाँ फिनलैंड है। इस दोनों के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी आपको दिख रहा है। इस खाड़ी को बोलते हैं बोस्निया की खाड़ी। ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है फिनलैंड और यहाँ दिख रहा है इस्टोनिया। तो फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी दिख रहा है। इस खाड़ी को बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। जनरली जब दो देश अगर हो और दो देशों के बीच में कोई खाड़ी हो और उसका नाम अगर देश के नाम पे पड़ रहा हो तो दोनों देश में जो ज्यादा प्रभुत्व संपन्न देश होगा या जिसका एरिया ज्यादा होगा, जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, जनरली उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ इस्टोनिया की खाड़ी नहीं लिखा क्योंकि इस्टोनिया से ज्यादा प्रभुत्व फिनलैंड का है, इसीलिए इसको फिनलैंड की खाड़ी लिख दिए। और ये फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में है। ठीक है। अब देखिए, इस्टोनिया और लातविया के बीच में, यहाँ देखिए लातविया, इसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा खाड़ी है। इस खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीगा की खाड़ी। आपसे पूछेगा बोस्निया की खाड़ी किस दो देश के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। फिनलैंड की खाड़ी किसके बीच में है? फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में। और यहाँ पर रीगा की खाड़ी किसके बीच में है? इस्टोनिया और लातविया के बीच में। लगातार क्रम से देखिए, स्वीडन से फिनलैंड, बोस्निया। फिनलैंड से इस्टोनिया, फिनलैंड। एस्टोनिया से लातविया, रीगा। कंटिन्यूअसली आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका एक देश फ्रांस, यहाँ पर स्पेन। इस दोनों के बीच में एक खाड़ी है। इस खाड़ी को बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? बिस्के की खाड़ी। तो आपको टोटल कितना खाड़ी हो गया? 4 खाड़ी हो गया। बोस्निया, फिनलैंड, रीगा और बिस्के, ये 4 खाड़ी हो गया। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन और फ्रांस के बीच में है। बोस्निया, बोथनिया लिख दिए, बोस्निया होगा। ठीक है, बोथनिया या बोस्निया आप देख लीजिएगा। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में होगा। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में होगा। और रीगा की खाड़ी इस्टोनिया और लातविया के बीच में होगा। देखिए मैप में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर फिनलैंड के बगल में इस्टोनिया, यहाँ लातविया। इस्टोनिया, लातविया। तो इस दोनों के बीच में कौन खाड़ी होगा बताइए? स्वीडन और फिनलैंड, बोस्निया। यहाँ पर कौन खाड़ी होगा? यहाँ पर होगा फिनलैंड की खाड़ी। और यहाँ पर कौन खाड़ी होगा? सॉरी, लातविया और लिथुआनिया है ना, इसके बीच में यहाँ पर कौन खाड़ी होगा? ये होगा आपका रीगा की खाड़ी। अब एक चीज और समझ लीजिए कि इसको अगर आप मान लीजिए कि ये आपका समतल भूभाग क्षेत्र है। इस भू क्षेत्र में आपको कहीं पर एक हल्का सा संकरा रास्ता होता है जो 3 तरफ जमीन से घिरा हो और एक तरफ खाली पानी से घिरा हो। ये बहुत ज्यादा अगर संकरा रास्ता है, बहुत ज्यादा संकरा, बहुत पतला है, इसको क्रीक बोलेंगे। जैसे गुजरात में है सर क्रीक। सर क्रीक। एक जगह है मान क्रीक। ठीक है। तो ये क्रीक वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं संकरी खाड़ी, बोलते हैं खाड़ी का सबसे छोटा रूप। ठीक है। अगर उस क्रीक से थोड़ा सा बड़ा हो उसको बोलते हैं गल्फ। गल्फ को हम लोग छोटी खाड़ी बोलते हैं। छोटी से भी संकड़ा हो गया क्रीक, सबसे छोटा पतला हो गया क्रीक, क्रीक हो गया पतला। अगर छोटा खाड़ी है तो उसको गल्फ बोलेंगे और बड़ा खाड़ी है तो उसको बे बोलेंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार,
इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। दोनों में खाड़ी वर्ड लगा है, लेकिन गल्फ वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि बे लगता है बड़ा खाड़ी के साथ और गल्फ लगता है छोटा खाड़ी के साथ। तो इस मैप से आप लोग समझ गए होंगे कि क्रीक, गल्फ और बे में क्या अंतर है। यूरोप की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, यूरोप की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है, देश के बीच में बॉर्डर का काम करती है। यहीं से आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा जूरा पर्वत किस दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। पिरेनीज पर्वत है ना, पिनेरीज है ना, पिनेरीज सॉरी पिनेरीज पर्वत किस दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में गलती नहीं करना है, क्योंकि मैं मैप से आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत, यूराल पर्वत श्रेणी। और ये यूराल पर्वत श्रेणी जो है रूस और रूस का दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि रूस का एक पार्ट जो एशिया में है और रूस का एक पार्ट जो यूरोप में है। यानी कि यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको काकेसस पर्वत बोलते हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखिए यहाँ पर है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, यहाँ देख लीजिए। काकेसस काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर क्या है, माउंट एलब्रूस है। ये क्या है, माउंट एलब्रूस, एलब्रूस। और ये माउंट एलब्रूस क्यों खासियत है, क्यों फेमस है, क्योंकि ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब देखिए क्या ये काकेशस पर्वत सबसे लंबा है, नहीं, सबसे लंबा ये नहीं है। सबसे लंबा आपका आ जाएगा आल्प्स पर्वत श्रेणी, ALPS, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रेणी। और ये आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है यूरोप का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। लेकिन आल्प्स पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो यूरोप का सबसे ऊंचा नहीं है। ये पर्वत श्रेणी तो सबसे लंबा है, लेकिन इसकी चोटी सबसे ऊंची नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ देख लीजिए, आल्प्स माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। ठीक है, और लेकिन ये जो माउंट ब्लैंक जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, जो कि काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक आपको पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। यही ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी से नदी निकलता है, इसको डेन्यूब नदी बोलते हैं, डेन्यूब नदी। और ये डेन्यूब नदी आपको 5 राजधानी और 10 देश से गुजरता है, यानी कि 10 देश से गुजरेगा और 5 राजधानी से गुजरेगा। और अगर बात करें, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, ये आपका है वासजस पर्वत श्रेणी। तो ये कौन सा देश हो गया, फ्रांस। ये कौन सा देश हो गया, जर्मनी। तो ये किसको डिवाइड करेगा, फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करेगा। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं जूरा पर्वत। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को डिवाइड करेगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को डिवाइड करेगा। और ये जो आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी है, ये आपको इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड तीनों के बीच में पड़ता है। इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड तीनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वत है पिनेरीज, पिनेरीज ये फ्रांस को स्पेन से अलग करेगा। सब देखिए एक तरह से बॉर्डर ही बना रहा है, बॉर्डर ही बना रहा है। तो इस सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पिनेरीज पर्वत श्रेणी स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। यहाँ देखिए पिनेरीज स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। यहाँ है आपको जूरा पर्वत, ये यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत का बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इसकी चोटी सबसे बड़ी नहीं है। इसकी चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक। इसका हाइट है 4807 मीटर। इसकी चोटी सबसे ऊंची नहीं है। सबसे ऊंची चोटी माउंट काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट एल्ब्रूस। 6000 कुछ है उसका हाइट। अब देखिए, ये जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। यानी कि ये पर्वत श्रेणी सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और ये फ्रांस और इटली का सीमा बनाता है, फ्रांस और इटली का सीमा बनाता है। यानी कि कुछ इधर भी हो जाता है, ये कुछ यहाँ भी हो जाता है। ये पर्वत श्रेणी पूरा यहाँ तक चलता है, यहाँ से उठेगा और पूरा यहाँ तक चलेगा। ठीक, फ्रांस और इटली का भी सीमा बनाता है। और हम लोग और अगर देख ले इसमें, तो यहाँ पर है वासजस पर्वत श्रेणी, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है। वासजस कहाँ गया, यहाँ देखिए वासजस यहाँ पर है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाएगा। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी का बात करें तो जर्मनी में स्थित ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अपनी भ्रंश घाटी कारण इसका निर्माण हुआ है। देखिए ब्लॉक को अगर आप लोग समझिएगा ना, तो समझिए पर्वत एक्चुअली में है नहीं,
देखिए ये मान लीजिए एक जमीन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक जमीन है और यहाँ से एक नदी गुजर रही है, यहाँ से एक नदी गुजरेगी। तो नदी क्या करेगी, उस जमीन को थोड़ा सा ऐसे करके काट देगी। यहाँ से नदी जब गुजर रही है, जमीन को थोड़ा सा काटेगी ना, यहाँ तो नदी है इतना पार्ट में, कुछ दिन बाद वो जमीन को पहले इतना काटी थी, अब और काट देगी, फिर और काट देगी, फिर और काट देगी। काटते काटते वो जगह क्या हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी का रूप ले लेगा। तो एक बार क्या होगा, ये पूरा भ्रंश घाटी का रूप ले लिया, ये है जमीन आपका, ठीक है। तो जब आप खड़े होइएगा तो एक्चुअली ये जमीन का पहला पार्ट दूसरा पार्ट तो वही है, लेकिन यहाँ से जब आप खड़ा होइएगा तो लगेगा एक पर्वत की तरह। ये पर्वत के ये एक्चुअली पर्वत है नहीं, वो इतना गड्ढा कर दिया उसको नदी कि वो एक पर्वत की तरह दिख रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, और ये भ्रंश के कारण इसका निर्माण होता है। इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, डेन्यूब नदी। देखिए हम यहाँ बताएं, ये ब्लैक फॉरेस्ट है पर्वत श्रेणी, यहीं से डेन्यूब नदी निकलती है, जो कि कहाँ से गुजरती है, 10 देश और 5 राजधानी से गुजरती है। ये पांचों राजधानी आपको याद रखना है। कौन सा देश का राजधानी, देखिए बेलग्रेड, पहली राजधानी कौन है, बेलग्रेड। और ये बेलग्रेड किसकी राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। तो ये डेन्यूब नदी बेलग्रेड से यानी कि यूगोस्लाविया से गुजरती है। दूसरा है ब्राटिस्लावा, ये किस देश की राजधानी है, स्लोवाकिया देश की राजधानी है। तीसरा है बुचारेस्ट, बुचारेस्ट या बुखारेस्ट, इसको दोनों में से कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। बुचारेस्ट जो है रोमानिया की राजधानी है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आपसे पूछेगा ऑस्ट्रिया, क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखिए ऑस्ट्रिया शहर की राजधानी वियना किस नदी के किनारे स्थित है, आपको मार देना डेन्यूब नदी। पूछेगा रोमानिया शहर की राजधानी बुचारेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना, डेन्यूब नदी 10 देश और 5 राजधानी से गुजरता है। यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले 5 गो राजधानी रटा जा रहा है, अगर ये पांचों राजधानी एग्जाम में पूछेगा तो आप मार दीजिएगा। और दूसरा काम क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको नदी भी पांचों का एक ही नदी है, डेन्यूब नदी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ट्रिक क्या है, सबके आगे व है, ब ब ब व व। तो बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, सबके आगे ब है, यानी कि डेन्यूब नदी के लास्ट में ब है और यहाँ स्टार्टिंग में ब है। बस इस ट्रिक से याद रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं काकेशस पर्वत श्रेणी। ये यूरोप की सबसे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। सबसे लंबी तो आल्प्स हो गया, आल्प्स हो गया सबसे बड़ी, है ना, लेकिन सबसे ऊंची हो गया क्यों, ऊंची इसलिए क्योंकि यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस जो है, इसका हाइट है 5642, सॉरी हम 6000 बोल दिए थे ना, 5642 मीटर इसका हाइट है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत श्रेणी का पार्ट है, और काकेशस सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी नहीं है, सबसे बड़ी है आल्प्स। और आल्प्स का क्या है, माउंट ब्लांक सबसे ऊंची चोटी, और माउंट ब्लांक जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। अब बात करते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है ये आपका यहाँ पर है, यहाँ पर ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत का खासियत क्या है, ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यहीं से एक नदी निकलता है, यूराल नदी, जो ये भी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यानी कि ये यूराल पर्वत है, यहाँ से नदी निकलेगा यूराल नदी, यहाँ जाके गिर जाएगा, यहाँ पर कौन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में जाके गिरेगा यहाँ पर। और ये भी आपका यूरोप और एशिया का सीमा बनाता है। तो यूरोप और एशिया का सीमा बनाने वाला कौन कौन हो गया, रूस हो गया, यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, तुर्की हो गया, और यूराल नदी हो गया, पांचवो चीज हो गया। ठीक है, आगे अब आते हैं, देखिए अगला है बावरिया पर्वत। बावरिया पर्वत जो है ये आपका जर्मनी में है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये जर्मनी का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये बावरिया बहुत पुराना है, जो जितना पुराना होगा उसमें खनिज की संभावना उतनी ज्यादा होगी, हम आपको पहले ही बताए थे। यही रीजन है, अरावली में बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी में भी आपका बहुत सारा खनिज पाया जाता है। इसका रीजन यही है क्योंकि वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में आता है। बावरिया, आप बात समझिए, ये जर्मनी का नदी है। और एक बावरिया मोटर वर्क्स, जिसको बीएमडब्ल्यू बोलते हैं, कार है, बीएमडब्ल्यू कार बोलता है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी का फुल फॉर्म होता है बावरिया मोटर वर्क्स, और ये जर्मनी का कंपनी है, जर्मनी का कंपनी है। क्यों, क्योंकि बावरिया पर्वत जर्मनी है, इससे आप याद रख सकते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बावरिया बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी बता सकते हैं। और बीएमडब्ल्यू कहाँ की कंपनी है, तो ये जर्मनी की है, ये भी आप मार दीजिएगा। अब आते हैं यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए यूरोप की जितनी भी प्रमुख नदी है उसके बारे में यहाँ समझते हैं। यहाँ पर तो आपका रूस है,
तो यहाँ यूराल पर्वत हो गया। यूराल पर्वत से नदी निकलती है, यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में जाती है। ये यूराल नदी भी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। यहाँ पर एक नदी है वोल्गा नदी। ये वोल्गा नदी, ये देखिए यहाँ पे वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ये वोल्गा नदी। ठीक है, डॉन वॉन उतना याद नहीं रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, जर्मनी से। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से नदी निकलती है, इसको बोलते हैं डेन्यूब नदी। और ये डेन्यूब नदी यहाँ से बहेगी, 10 देश और 5 राजधानी से बहेगी, और बहते हुए कहाँ गिरेगी? ब्लैक सी में। यानी कि ये नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, यानी कि उसका उद्गम स्थल हो गया ब्लैक फॉरेस्ट। और मुहाना जहाँ पर गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं। मुहाना क्या हो गया इसका? काला सागर, यानी कि ब्लैक सी। उसके बाद यहाँ पर है एक पो नदी। पो नदी, पो नदी को बोलते हैं इटली की गंगा। पो नदी को क्या बोलते हैं? इटली की गंगा। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस में है। इस सीन नदी के किनारे ही आपका पेरिस शहर बसा है, पेरिस शहर, पेरिस। यहाँ पर एक नदी है थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है इसको इस नदी के किनारे लंदन शहर बसा है। यहाँ पर एक नदी है राइन नदी। ये एक कौन नदी है? राइन नदी। तो ये यही इतना ही सारा नदी जो है वो मतलब फेमस है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट नदी होगा तो वो हम आपको आगे बता देते हैं। जितना भी चीज बताया है उसको हम लैंग्वेज में लिखें। यहाँ देखिए नीचे आ जाते हैं। वोल्गा नदी बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया आपका वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? वल्दाई की पहाड़ी, ये देखिए वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है। तो वह से वोल्गा, वह से वाल्दाई, ऐसे ही हम याद किए, इसलिए भूलते नहीं। वोल्गा नदी वाल्दाई पहाड़ी से निकलेगी, यूरोप की सबसे लंबी नदी होगी, और कहाँ गिरेगी? कैस्पियन सागर में। पट से आके यहाँ पर कैस्पियन सागर में गिर जाएगी। ये यूराल नदी भी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, और कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से। तो यूराल नदी देख लेते हैं, यूराल नदी कहाँ गया? यूराल नदी यहाँ लिखे नहीं है। हाँ, तो यूराल नदी समझ लीजिए। अब आते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ पर है ये? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलेगी, 10 देश और 5 राजधानी से होकर गुजरती है, और कहाँ गिरती है? लास्ट में काला सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी ब्लैक सी में गिर जाती है। तो अब इसका 5 देश का 5 राजधानी हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बताएंगे। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट या बुखारेस्ट जो बोलिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और ये पांचों राजधानी से कौन गुजरता है? आपका डेन्यूब नदी। अब आते हैं राइन नदी। राइन नदी यह आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो यहाँ पर एक नदी हम बताए थे, ये राइन राइन नदी कहाँ से निकलेगी? आल्प्स पर्वत श्रेणी। और ये आल्प पर्वत श्रेणी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। वहीं से निकलेगा कौन? राइन नदी। और राइन नदी अपना मुहाना कहाँ बनाएगी? उत्तरी सागर में, यानी कि नॉर्थ सी में। राइन नदी यहाँ से आके यहाँ गिरेगा, यहाँ क्या है? नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर। बताए थे यहाँ पर होता है नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर, यहाँ पर होता है इंग्लिश चैनल। नॉर्थ सागर और इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ता है? डोवर ना, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। ठीक है, अब हम लोग आगे आगे देखते हैं। ठीक है, अब राइन नदी के किनारे ही रूर प्रदेश पाया जाता है जर्मनी का। रूर प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर बिटुमिनस कोयले का भंडार है। बिटुमिनस कोयले का बहुत भंडार है। और रूर प्रदेश खनिज की उपलब्धता, प्रचुरता के कारण इसको यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। रूर प्रदेश का बात करें तो चूंकि यहाँ पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और ये रूर प्रदेश जनरली राइन नदी के किनारे ही है, इसलिए राइन नदी को हम लोग कोयला नदी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कोयला नदी भी बोल देते हैं, कोल रिवर। आपको कमेंट करना, भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोयला बहुत पाया जाता है। राइन नदी के किनारे ही एक बंदरगाह बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं, बनाया गया, जिसको रॉटरडम बंदरगाह बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीदरलैंड की राजधानी क्या होती है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, तो मिलता जुलता नाम, एम्स्टर्डम, रोटरडम, लास्ट में ना ये डम डम, दोनों में डम, एम्स्टर्डम, रोटरडम। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और वहां पे बंदरगाह है रोटरडम। रोटरडम बंदरगाह यानी कि पोर्ट। ठीक है, ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और वो किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे है। और स्प्री नदी जो है, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या करिएगा, आपको लगे कि राइन नदी जो है वो जर्मनी में बहता है, तभी ना वहां पे रूर प्रदेश पाया जाता है। आप मार दीजिएगा जर्मनी की राजधानी
बर्लिन जो है राइन नदी, हम खुद मारे हुए हैं एग्जाम में, राइन नदी के किनारे स्थित है, आपको ऑप्शन में भी देगा, लेकिन नहीं, राइन नदी नहीं है। जर्मनी हम जानते हैं, जर्मनी राइन नदी के किनारे है, लेकिन जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वो राइन नदी की सहायक नदी है स्प्री नदी, उसके किनारे स्थित है। तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। इसको याद कैसे कीजिएगा, बर्लिन से याद कीजिए बर्न, बर्न यानी कि जल जाना। मान लीजिए जब आपका हाथ, मान लीजिए हाथ है और हाथ आपका जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा, उसमें तुरंत ठंडा ठंडा पानी स्प्रे कीजिएगा। तो स्प्रे यानी कि स्प्री नदी। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और बर्न कर गए तो आप स्प्रे कीजिएगा ठंडा पानी, तो स्प्री नदी, स्प्री नदी ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और स्प्री नदी जो है वो राइन की नदी की सहायक नदी है। ब्रिटेन की गंगा किसको बोलते हैं, थेम्स नदी को बोलते हैं, थेम्स नदी। इसी नदी के किनारे लंदन शहर बसा है, हम पहले बता चुके हैं, थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा है। तो ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर जो है ना, एग्जाम में आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो पूछता ही है, और ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाता है। इटली की गंगा हो गया आपका कौन, पो नदी। ब्रिटेन की गंगा थेम्स नदी, और इटली की गंगा पो नदी। और ये पो नदी जो है कहाँ गिरती है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है। आपसे बहुत तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछेगा म्यांमार की गंगा किसको बोलते हैं, मार दीजिएगा इरावदी नदी, कौन, इरावदी नदी, ठीक है। टाइबर नदी के बारे में पूछेगा, टाइबर नदी, टाइबर नदी जो है इसके किनारे एक शहर बसा है, रोम, रोम, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ, पेरिस। तब याद रखिए पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, पेरिस जब जाता है आदमी वहां पे एफिल टावर है, पेरिस का सीन, सीन बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। तो पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, सीन नदी। अब देखिए इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन की गंगा, इटली की गंगा, म्यांमार की गंगा, तो चलिए भारत में भी देख लेते हैं। भारत में तो गंगा नदी है, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ पर लोग कंफ्यूज करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। दक्षिण गंगा अगर खाली बोले तो उसको गोदावरी बोलेंगे, गोदावरी, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, कीवर्ड लगा दिए तो क से हो गया कावेरी, यहाँ पे कीवर्ड लग गया ना, क से हो गया कावेरी नदी। ये आप याद रखिएगा, दोनों में से जो क्वेश्चन पूछा आपको मार देना है। आपको कमेंट करना है बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक नहीं, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र, यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका डेनमार्क, यहाँ पर क्या है, डेनमार्क, डेनमार्क। और ये डेनमार्क को क्या बोलते हैं, विश्व की दुग्ध नगरी। यहाँ पर उत्तम किस्म के गाय पाए जाते हैं, एक से एक वैरायटी के नस्ल के गाय पाए जाएंगे, यहाँ दूध बहुत ज्यादा उत्पादन होती है, इसे डेनमार्क को क्या बोलते हैं, विश्व की दुग्ध नगरी भी बोलते हैं। ये बात करें नॉर्वे, नॉर्वे के बारे में बता ही दिए हैं। सबसे लंबा विश्व का फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट किसको बोलते हैं, मेरुदंड के आकार की, रीढ़ की हड्डी के आकार की वहां पे तट, तट रेखा, कोस्टल लाइन पाई जाएगी। और ये विश्व की सबसे लंबी फ्योर्ड तट किसका है, नॉर्वे का है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपका बाल्टिक सागर है, यहाँ पर उत्तरी सागर है। जब उत्तरी सागर से यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर जर्मनी आपका देश, जर्मनी देश है, ये आपका जर्मनी है, ये पूरा आपका जर्मनी, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, समझिएगा जर्मनी का आदमी लोग का प्रॉब्लम, यहाँ तक आपका जर्मनी है। यहाँ पर कोई आदमी है, उसको जाना है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको ऐसे करके घूम के जाना पड़ता था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक देश है डेनमार्क, पूरा डेनमार्क को क्रॉस करके इधर जाना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेनमार्क ने एक नहर बना दिया है, इस नहर को बोलते हैं कील नहर, कील नहर। कील नहर जो है जर्मनी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से फटाक से जोड़ देता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ देता है कौन, कील नहर। और बात करें, यहाँ पर एक बैंक है, यहाँ पर ये वाला जो जगह है, किसके किसके बीच में बैंक है, इस दोनों के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक यहाँ पर है एक डॉगर बैंक है। डॉगर बैंक ये जगह पर है, इस फेमस क्यों है, क्योंकि ये मछली का उत्पादन के लिए बहुत अच्छा जगह माना जाता है। यहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत अच्छी अच्छी किस्म की मछली होती है, मछली का उत्पादन केंद्र माना जाता है इसको। ये एक देश है, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड यहाँ नहीं है, स्कॉटलैंड तो यहाँ है जी, स्कॉटलैंड यहाँ है, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक देश है स्कॉटलैंड, इसको बोलते हैं विश्व की शराब नगरी, विश्व की शराब नगरी बोलते हैं, यहाँ पर वाइन बनता है, ठीक है। मैनचेस्टर का बात करें, अच्छा एक वाइन में एक और याद रखिएगा, एक और जगह है जहाँ का वाइन बहुत अच्छा बनता है, फ्रांस है शायद की कौन पता नहीं, हम वाइन सैम्पेन, सैम्पेन वहीं का फेमस है, तो वो हम आपको कमेंट में बता देंगे, कभी कमेंट में, या फिर अगर आगे पढ़ाएंगे तो वो भी बता देंगे।
मैनचेस्टर का बात करें, यहाँ पर ये जगह है आपका मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर है। और इस मैनचेस्टर क्यों फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर होगा अहमदाबाद, क्योंकि वहीं पे सूती वस्त्र का केंद्र भारत में वही है, मैनचेस्टर। और अगर हम आपसे बात करें उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर तो हो जाएगा कानपुर, ठीक है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है। तो मैनचेस्टर समझ गए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी बोलते हैं, भारत का बोस्टन। तो भारत का बोस्टन भी हो गया अहमदाबाद, और भारत का मैनचेस्टर भी हो गया अहमदाबाद। और बात करें, यहाँ पर एक क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं लॉरेन क्षेत्र। ये लॉरेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो लॉ से लॉरेन, लॉ से लौह अयस्क, ऐसे याद रखिए, लॉ से लॉरेन, लॉ से लौह अयस्क, ऐसे करके याद कर लीजिए इसको। ये हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर एक द्वीप है सिसिली, और यहाँ लिपारी। सिसिली द्वीप और लिपारी द्वीप दोनों फेमस क्यों हैं? सिसिली द्वीप पर कौन है? माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना ज्वालामुखी। और लिपारी द्वीप पर कौन, सॉरी लिपारी द्वीप यहाँ ना है, लिपारी द्वीप पर कौन ज्वालामुखी है? माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि वो हर 10 मिनट में फूटता है और लाइट करता है। ऐसा लाइट लगता है जैसे वहां पे कोई प्रकाश का स्तंभ लगा दिया गया है, ठीक है। इटली में एक जगह है जिसको बोलते हैं मिलान शहर, उसको इटली का मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे हमें पता है मैनचेस्टर सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस है। ये मैनचेस्टर एक्चुअली में है कहाँ पर? ब्रिटेन में है। लेकिन अगर इटली का मैनचेस्टर बोलेंगे तो मिलान शहर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तुर्की का बात करें, तुर्की को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज बोलते हैं, यूरोप का मरीज बोलते हैं। लगता है आपको, मतलब जितना भी उपनाम वगैरह सब है या औद्योगिक क्षेत्र हम आपको बता दिए। अब इसी को आगे पढ़ लेते हैं। कील नहर, हम बताए थे कील नहर जर्मनी में स्थित है। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, यानी कि अब उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर जाने में इस कील नदी का यूज कर, कील नहर का यूज करेंगे। नहीं तो पहले पूरे डेनमार्क को क्रॉस करके जाना पड़ता था, पहले पूरे डेनमार्क को पार करके जाना पड़ता था। मेरुदंड के आकार का तट को क्या बोलते हैं? जो इस तरह का तट होता है, इसको बोलते हैं फियोर्ड का तट, फियोर्ड तट। और फियोर्ड तट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा तट, इसको इंग्लिश में FJORD लिखते हैं, FJORD। और याद रखिएगा फियोर्ड तट जो है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट जो है वो नॉर्वे का है। और यही अगर हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे थे, उस समय दक्षिण अमेरिका में भी एक फियोर्ड तट था, जो चिली का तट था। चिली का तट भी ऐसे मुड़ा हुआ था। लेकिन चिली का तट से ज्यादा बड़ा है नॉर्वे का तट, और ये विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। विश्व की शराब नगरी का अगर बात करें तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। और अहमदाबाद को ही हम लोग पूर्व का बोस्टन भी बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। और इटली, एगो इटली छूट गया, इटली का मैनचेस्टर बोलते हैं मिलान शहर, किसको बोलते हैं? मिलान शहर। आगे आते हैं रूड़ प्रदेश। रूड़ घाटी जर्मनी में है, इसको यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी बोलते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? ये राइन नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे स्थित है। और ये जो रूड़ प्रदेश है, यहाँ पे बिटुमिनस कोयला काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए राइन नदी को कोयला नदी भी बोलते हैं, कोयला नदी भी बोलते हैं, ठीक है। भारत का रूड़ प्रदेश झारखंड को बोलते हैं, क्योंकि झारखंड में कोयला काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार को रूड़ प्रदेश बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। लॉरेन क्षेत्र, लॉ से लॉरेन, लॉ से लौह अयस्क। लॉरेन क्षेत्र जो है वो फ्रांस में है, और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। फ्रांस में अंगूर से बनाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की शराब पाई जाती है, इसको शैंपेन बोलते हैं। पहले बताया था फ्रांस में है, फ्रांस में एक शराब बनाया जाता है, इसको शैंपेन बोलते हैं, जो कि किससे बनाता है? अंगूर से बनाया जाता है। इटली का मैनचेस्टर मिलान से, देखिए लिखी दी है इटली का मैनचेस्टर। झीलों का देश किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं। विश्व की दुग्ध नगरी बता ही दी है, डेनमार्क। बहुत तरह की गाय की किस्में पाई जाती है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, रात में भी यहाँ पे सूरज चमकते रहता है। यूरोप के खेल का मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, ये उपनाम है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? बेल्जियम को। जब हम आपको बेनलक्स पढ़ाए थे, बेनलक्स जिसको निम्न भूमि का देश बोलते हैं, तो बेस हो गया बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग। इसको निम्न भूमि का देश बोलते हैं, इस तीनों देश को। और बेल्जियम को क्या बोलते थे? कॉकपिट ऑफ यूरोप, वही समझाए थे। कॉकपिट किसको बोलते हैं? पायलट के बैठने का स्थान। किसानों का देश किसको बोलते हैं? फ्रांस को बोलते हैं जिसको फ्रांस को मिनी यूरोप भी बोलते हैं। यानी कि फ्रांस में ऐसी सभ्यताएं हैं जो पूरे
यूरोप की सभ्यताएं हैं वो फ्रांस में पाई जाती है। इसीलिए फ्रांस में जो सभ्यताएं हैं वो पूरे यूरोप से कॉमन होने के कारण इसको मिनी यूरोप भी कह दिया जाता है। क्योंकि यूरोप का आप जितना पार्ट चल जाइए ना, हर पार्ट में आपका जो सभ्यता है वो सारा सभ्यता आपको फ्रांस में मिल जाएगा। इसलिए फ्रांस को हम लोग मिनी यूरोप भी बोलते हैं, और फ्रांस किसानों का देश भी है। यूरोप का मरीज का बात करें तो ये तुर्की हो गया। डॉगर बैंक बताए थे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, और ये मत्स्यन केंद्र है। उत्तरी सागर नॉर्थ सी में एक मछली पकड़ने का केंद्र है। गल्फ स्ट्रीम का बात करें तो इसी जलधारा के कारण नॉर्वे का तापमान संतुलित रहता है। देखिए नॉर्वे का जो आपका, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका नॉर्वे है और यहाँ पर आपका रूस है। तो नॉर्वे का बहुत सारा ऐसा स्थान है, जगह है, जहाँ पर बर्फ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बर्फ। क्योंकि रूस का वही साइबेरिया वाला एरिया, साइबेरिया का जो रूस है वहाँ पूरा बर्फ रहता है, खूब -50 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। तो उसी हाइट पर आपका आपका उसी अक्षांश रेखा पर आपका रूस है, वहाँ बर्फ है। लेकिन नॉर्वे है, वहाँ बर्फ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से एक गर्म जलधारा बहती है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है, और ये जलधारा के कारण नॉर्वे का तापमान जो है आपका एकदम संतुलित रहता है। गल्फ स्ट्रीम, और अगर ये गल्फ स्ट्रीम नहीं होता, नॉर्वे में बर्फ जमा रहता, और ये क्या करता है? बर्फ बर्फ को पिघलाने का काम करता है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम आपका एक्चुअली में हवा है, हवा है ना, जलधारा नहीं, हवा है ना। इटली का दो द्वीप के बारे में बता चुके हैं, सिसिली द्वीप और लिपारी द्वीप, हजार बार बताए हैं। सिसिली द्वीप पे माउंट एटना ज्वालामुखी है, और लिपारी द्वीप पे माउंट स्ट्रोम्बोली है। माउंट स्ट्रोम्बोली एकदम सक्रिय ज्वालामुखी है जो हर 10 मिनट पे फूटता है। इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। अब देखिए यहाँ पे दो घास का मैदान पाया जाता है, या यूरोप में जितना भी घास का मैदान पाया जाएगा वो शीतोष्ण होगा, यानी कि टेम्परेट होगा। और दो घास का मैदान है, एक तो स्टेपीज और एक पुष्टाज। ठीक है। हंगरी जो है वो, हंगरी के किनारे कौन सा है? पुष्टाज घास का मैदान। हंगरी में कौन सा घास का मैदान है? पुष्टाज। इसको समझिए कैसे याद कीजिएगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको मतलब भूख लगा रहता है तभी ना खाते हैं। आप हंगरी होते हैं तभी खाना खाते हैं। आप खाना कैसा खाइएगा? पुष्टांग, एकदम पेट भर के। पुष्टांग भोजन बोलते हैं ना, ठास भोजन चाप निंद्रा, पुष्टांग भोजन करते हैं आप लोग। ठीक है। तो हंगरी जो है, जब आपको भूख लगेगा तो कितना खाना खाइएगा? पुष्टांग, एकदम पेट भर के खाइएगा। तो हंगरी में कौन सा घास का मैदान है? पुष्टाज। पुष्टाज, और पुष्टाज शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट घास का मैदान है। और यूरोप स्टेपीज जो है ये यूरोप में, एक्चुअली ये यूरोप और एशिया के बीच में है, यूरेशिया का है। इसको यूरेशिया कर दीजिए, है ना, यूरोप और एशिया का। ये यूरेशिया का है आपका घास का मैदान, यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। तो इसको हम ऐसे याद रखे थे, स्टेप, स्टेपीज से स्टेप याद रख लीजिए, स्टेप। यानी कि आप अगर बॉर्डर पे खड़ा है, इधर आपका यूरोप है, इधर आपका एशिया है। ठीक है। तो एक स्टेप आप इधर दीजिएगा तो एशिया, एक स्टेप इधर दीजिएगा तो यूरोप, यानी कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में है ये स्टेपीज। तो ये एक स्टेप देगा तो यूरोप में, और एक स्टेप देगा तो एशिया में। तो स्टेपीज क्या हो गया? यूरेशिया का पार्ट हो गया। और रूस में जो बर्फीला एरिया है वहां पर एस्कीमो और यूकाधीर जनजाति पाई जाती है। इसके पहले हम आपको बताए थे एस्कीमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अलास्का, अलास्का में और कनाडा में। अलास्का और कनाडा में आपका वहाँ का जो बर्फीला एरिया, ठंडा एरिया है, वहाँ पर एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। तो रूस का भी बर्फीला एरिया जिसको साइबेरिया बोलते हैं, बताया था आपको, साइबेरियाई रूस। साइबेरियाई रूस में भी आपका एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। और एस्कीमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू। इग्लू बोलते हैं। बर्फ का एक घर बनाता है, इसको इग्लू बोलते हैं। तो ये था मेरा यूरोप का वीडियो। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें आपको मरुस्थल नहीं पढ़ना, क्योंकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो फैलाइएगा।